देखिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 20% सवाल आपको मिनिमम साइंस से पूछे जाते हैं। और साइंस की सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि यह एक प्रकार का इन्वेस्टमेंट है। आप एक बार इसको पढ़ें और ये लाइफ टाइम के लिए डन हो गया, इसमें अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो आज हम लोग उसी को यहाँ पे कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जिस सब्जेक्ट को पढ़ेंगे वह है हमारा फिजिक्स। फिजिक्स पढ़ने से पहले हम लोग फिजिक्स का सिलेबस लिख लेते हैं। फिजिक्स में हम लोग को क्या क्या पढ़ना होगा। तो फिजिक्स में हम लोग सबसे पहले वेव यानी कि तरंग को पढ़ेंगे। सेकेंड चैप्टर में हम लोग साउंड के बारे में जानेंगे। थर्ड चैप्टर में हम लोग लाइट के बारे में जानेंगे। और फोर्थ चैप्टर में हम लोग लाइट के बाद पढ़ लेंगे आपका इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर में हम लोग इलेक्ट्रिक करंट के बाद हीट और टेम्परेचर पढ़ेंगे। सिक्स चैप्टर में हम लोग रेडियो एक्टिविटी को थोड़ा देख लेंगे, क्योंकि उससे भी आजकल एक दो प्रश्न आते हैं। रेडियो एक्टिविटी के बाद हम लोग नेक्स्ट मैकेनिक्स देख लेंगे। इसी में आपका काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और सारे कुछ इसमें हम लोग इंक्लूड कर लेंगे। और लास्ट में हम लोग कुछ मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, जैसे कि ऑप्टिकल फाइबर कैसे कार्य करता है, हल्का फल्का उनके बारे में सुनेंगे। हालांकि मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट से सवाल नहीं आते, लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पे देखना चाहिए। आप लोग विभिन्न बैकग्राउंड से हैं, कुछ आर्ट्स से हैं, कुछ कॉमर्स से हैं, कुछ लोग ऐसे साइंस के भी होते हैं, लेकिन 11th 12th 10th का फेज ऐसा रहता है कि वो लोग बाल अवस्था के चंचलता में थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पाते। तो यहाँ पे हम लोग जो साइंस को पढ़ेंगे, हम लोग का लेवल यहाँ पे कोई मास्टर डिग्री करने का नहीं है। हम लोग का जो लेवल है वो यह रहेगा कि हम सिर्फ इतना कम से कम जाने कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सारे सवालों को हम लोग साइंस को बना सकें। लेकिन कोर्स शुरू करने से पहले ही दो डिस्क्लेमर आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि साइंस में जितने भी सवाल पूछे जाए, जैसे मान लीजिए बीपीएससी में ऑन एन एवरेज 30 सवाल आपको साइंस से पूछे जाते हैं। तो अगर आपको साइंस अच्छा से पकड़ नहीं है 12th तक, तो आपसे 30 में से मैक्सिमम 23 या 24 क्वेश्चन ही बनेंगे, या 25 तक बन सकते हैं। क्योंकि 4-5 क्वेश्चन जानबूझकर सेटर वैसा सेट करता है जो थोड़ा सा कॉमन, जिसको हम नहीं कह सकते। लेकिन इसमें आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इन सवालों से कट ऑफ पे प्रभाव नहीं पड़ता। कट ऑफ पे प्रभाव उन सवालों से पड़ता है जो जनरल हैं, जिसको सब जानना चाहिए, और वहाँ पे अगर आप मिस कर दिए तो वहाँ पे आपको कट ऑफ पे प्रभाव पड़ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं अपना पहला चैप्टर वेव को। लेकिन वेव स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को कुछ चीज़ के बारे में या कुछ शब्दों के बारे में एक समझ होनी चाहिए। फिजिक्स में या जितने भी अभी हम सिलेबस की चर्चा किए, उसमें जो सबसे बड़ा तकलीफ आपको ये आ सकता है कि जितने भी हम लोग एक फॉर्म ऑफ एनर्जी का बात करेंगे, टाइप ऑफ एनर्जी की बात करेंगे, ऊर्जा को अलग अलग तरह के एनर्जी को देखेंगे, तो ये हम अपने जीवन में ऐसे देख नहीं पाते कि हाँ ये एनर्जी है। हाँ, लेकिन इसके प्रभावों को हम महसूस कर पाते हैं। इसमें सबसे बड़ा तकलीफ ये हो जाता है ना कि हम उसको समझ नहीं पाते। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आत्मा की परिकल्पना की जाती है धर्मों में, तो आत्मा को लोग नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले हम उस एनर्जी को समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एनर्जी है क्या। जैसे कि मान लीजिए आप 4 बजे से लेकर 6 बजे तक पूरा क्रिकेट खेले, खूब दौड़ भाग किए, अब आप कहोगे एनर्जी लेवल डाउन। आप घर गए, आप रोटी खाएं, और रोटी खाने से आपको एनर्जी मिल गया, तो क्या उस रोटी में आपको एनर्जी दिख रहा था कि ये देखो रोटी में यहाँ पे एनर्जी है? नहीं दिख रहा था, लेकिन आपको एनर्जी मिल गया। अगर हम ऊर्जा की और अच्छी परिकल्पना की जाए तो आप थोड़ा आ सकते हैं, आप यहाँ पे आ जाइए आराम से। हाँ, जैसे आप प्रयास कीजिए, आपके अंदर कुछ ऊर्जा है, काफ़ी एनर्जी आपके अंदर। आप हमको टच ना करें, लेकिन सिर्फ ऊर्जा से प्रयास कीजिए कि आप हमको पीछे धकेल दीजिए। क्या आप कर पाएंगे? नहीं। कितना भी ऊर्जा सोचे कि बिना टच किए अगर हम कर दें
तो कर दे तो ढकेल पाए, तो आप नहीं ढकेल पाइएगा। तो यही होता है ऊर्जा, यानी कि इसी को एक तरह से हम लोग आत्मा का कॉन्सेप्ट कहते हैं। जैसे कोई आदमी डेथ कर गया, तो डेथ करने से पहले तो सारा ऑर्गन सब कुछ था और डेथ करने के बाद भी है, लेकिन ऐसा क्या तकदीली हो गया कि अब वो आदमी मर गया, अब उसको डेड बॉडी हम कह रहे हैं, उसको कुछ भी कर देते हैं, जला भी देते हैं, गाड़ भी देते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं। तो थोड़ा सा ये उस टाइप का परिकल्पना को हम लोग को समझना होगा। तो एनर्जी कुछ वैसा ही है। जब ऊर्जा की बात करते हैं तो ऊर्जा के साथ एक और कॉन्सेप्ट आता है, ऊर्जा को ट्रांसफर करने का कॉन्सेप्ट, यानी कि ऊर्जा का स्थानांतरण, जिसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं। अब जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर ऊर्जा है, अब यह कलम है एक, अब इस कलम में आप क्या कर सकते हैं कि अपना शरीर का ऊर्जा इस कलम में डाल के इस कलम में कुछ मूवमेंट आप दे सकते हैं। कैसे कैसे आप ऊर्जा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने शरीर का? एक हाथ से हिलाएं, और कोई टेक्निक है? फूंक के भी कर सकते हैं, है ना। आप बैठ जाइए अब, धन्यवाद। तो हम लोग देखें कि किस तरह से जो ऊर्जा है और ऊर्जा के स्थानांतरण की जो हम परिकल्पना करते हैं उसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा समझें। अब हम यहाँ पे वेव समझने के लिए तैयार हो गए हैं। वेव क्या है? वेव एक प्रकार का डिस्टरबेंस है। ये जो डिस्टरबेंस है वो कहाँ से है? डिस्टरबेंस फ्रॉम मीन पोजीशन। वेव की जो परिभाषा कहती है वो यह कहती है कि वेव इज अ डिस्टरबेंस फ्रॉम मीन पोजीशन इन विच मीडियम पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम डू नॉट ट्रेवल बट दे ऑसिलेट। अगर हिंदी में कहें तो तरंग क्या है? तरंग एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? विक्षोभ। डिस्टरबेंस का हिंदी क्या होता है? विक्षोभ। अब जैसे हम विक्षोभ की बात करते हैं, यहाँ पे सबसे पहला शब्द आपको मिलना चाहिए डिस्टरबेंस। क्या समझते हैं हम डिस्टरबेंस से? डिस्टरबेंस का मतलब क्या? और डिस्टरबेंस के साथ एक शब्द लगा, एक सेंटेंस है छोटा सा, फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। इसका क्या मतलब हुआ? इससे क्या समझते हैं आप? देखिए डिस्टरबेंस क्या है। जब हम फिजिक्स में डिस्टरबेंस की बात करते हैं ना, तो इसको आम जीवन के डिस्टरबेंस से नहीं समझना है। ये नहीं कि हम खाना खा रहे हैं, हमको खाना खाते कोई डिस्टर्ब कर दिया तो हम डिस्टर्ब हो गए, नहीं। फिजिक्स में जब हम डिस्टरबेंस की बात करते हैं तो जैसे अगर हम एक छोटा सा अगर उदाहरण ले तो मान लीजिए कोई स्थिति है, जैसे मान लीजिए ये बेंच ऐसे रखा हुआ है, ये क्या इसका मीन पोजीशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन है। अगर इसमें किसी तरह का एनर्जी ना हो तो यह इसी सिचुएशन में रहेगा, लेकिन अगर हम इसमें थोड़ा सा एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिए तो इसमें क्या होगा? डिस्टरबेंस क्रिएट हो गया इसके लिए। अगर इसका और एक अच्छा उदाहरण देखें तो मान लीजिए जैसे कि यह एक रस्सी है ना। अब इस रस्सी को हम ऐसे रहने देते हैं तो ये क्या इसका मीन पोजीशन है, यानी कि अगर हम इसको एकदम आइडियल सिचुएशन में रखें, इसमें किसी भी तरह का बाहरी एनर्जी को ट्रांसफ़र करने का प्रयास ना करें तो ये ऐसे रहेगा। लेकिन जैसे हम इसमें एनर्जी ट्रांसफ़र कर दिए तो क्या हो गया? एक मूवमेंट आ गया, तो ये क्या हो गया? डिस्टर्ब हो गया। तो फिजिक्स में डिस्टर्बेंस का मतलब ये होता है। हम लोग इसको आम जीवन के डिस्टर्बेंस से, हाँ, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, ठीक, अभी उस पर भी आएंगे, ठीक है। तो आम जीवन के डिस्टर्बेंस से नहीं समझेंगे। और इस कारण यहाँ पे जो हम शब्द लिखे हैं क्या लिखे हैं? वेव इज अ डिस्टर्बेंस फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। यहाँ पे किसका मीन पोजीशन? जो माध्यम है, जो माध्यम है, अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। अब जैसे कि उदाहरण हम लोग फिर से इसी को देखते हैं कि यह जो रस्सी है, यह रस्सी ऐसे हम कर दिए तो यह रस्सी का यह मीन पोजीशन है। अब हम इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट करेंगे तो ये हम इसमें डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिए और यह एक तरह से मूवमेंट आ गया। हम इसको ऐसे ऐसे भी डिस्टरबेंस क्रिएट कर सकते हैं, है ना। अलग अलग प्रकार से हम इसका डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हैं। जब हम डिस्टरबेंस क्रिएट किए तो उससे एक काम हुआ कि जो मेरे शरीर में जो एनर्जी था वो इस रस्सी में ट्रांसफ़र हुआ, वो इस रस्सी में ट्रांसफ़र हुआ। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टरबेंस वेव के द्वारा एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है।
इस चीज को हम कह सकते हैं कि वेव के द्वारा किसका ट्रांसफर होता है, एनर्जी का ट्रांसफर होता है, ऊर्जा का ट्रांसफर होता है। लेकिन जैसे ये मेरा एक माध्यम है, अब इसमें एक चीज और देखेंगे, जैसे आप लोग को यहाँ पे दिख रहा होगा एक काला रंग का डॉट है ना। हम मान लेते कि इस रस्सी के अलग अलग ये पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम एक पार्टिकल मान लेते हैं, इसका छोटा सा कण मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे। जब हम इसको ऐसे करेंगे, अभी इसका पोजीशन ध्यान में रखें, ये यहाँ पे है ना। जब हम इसमें ऊर्जा ट्रांसफर किए तो क्या यह जो माध्यम के द्वारा ऊर्जा ट्रेवल हुआ, पहली बात, और दूसरी बात इसका जो कण था, क्या ये कण ट्रेवल किया? क्या यह कण अपना पोजीशन बदला? ये जहाँ पे है ये वहीं पे है, चाहे हम इससे कितना भी ऊर्जा ट्रांसफर क्यों ना करें, कितनी बार भी क्यों ना करें। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो तरंग है, जब तरंग माध्यम से गमन करता है, यानी कि मीडियम से ट्रेवल करता है, तो उसमें मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि उस माध्यम के जो कण हैं, वह ट्रेवल नहीं करते। यह कहना सही होगा? यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि मीडियम के पार्टिकल्स डू नॉट ट्रेवल, क्लियर है। लेकिन फिर से अगर आप रस्सी वाला एग्जाम्पल को ध्यान में देंगे तो आप लोग देखेंगे कि वो जो काला डॉट था उसमें हल्का से एक अप डाउन टाइप का मूवमेंट हमें देखने को मिला। तो वो क्या था मूवमेंट? क्या उसको हम ट्रेवल कह सकते हैं? तो नहीं। उसके लिए जो सही अगर हम फिजिक्स की भाषा में टर्म यूज करेंगे तो वह होगा ऑसिलेशन। ऑसिलेशन कहने का मतलब कि कोई भी वस्तु अपने एक फिक्स्ड पोजीशन से अगर एक नियत समय के लिए नियत दूरी तय करती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कहते हैं ऑसिलेशन। ठीक है, यानी कि क्या करती है यहाँ पे? ऑसिलेट करती है। तो आप लोग तरंग को यहाँ पे समझे। तरंग अर्थात क्या? तरंग मतलब एक ऐसा विक्षोभ, एक ऐसा डिस्टरबेंस जिसमें जो माध्यम के कण होते हैं उनके द्वारा ऊर्जा का स्थानांतरण किया जाता है, उनके द्वारा ऊर्जा का ट्रांसफर किया जाता है। अब जब हम डिस्टरबेंस की ही बात करते हैं तो आप लोग, ऐसा हो सकता है कि सुबह सुबह मान लीजिए आप लोग अच्छा एकदम सपना देख रहे हैं और खूब भोज का सपना देख रहे हैं, तरह तरह के पकवान आप लोग खा रहे हैं, और मम्मी क्या किया, आपके ऊपर ठंडा का मौसम में ठंडा पानी डाल दी, तो आप डिस्टर्ब हो गए क्योंकि आपका सपना टूट गया। दूसरा ये भी हो सकता है कि जैसे मोदी जी भी जानते हैं कि आप लोग 24 घंटा में 24 घंटा पढ़ाई करते हैं, लेकिन अब डीजे बजाने लगा तो आप डिस्टर्ब हो गए। तो डिस्टर्ब जब आप हो गए तो डिस्टर्ब तो आप दोनों सिचुएशन में हुए, लेकिन क्या दोनों डिस्टर्बेंस एक तरह का है? दोनों डिस्टर्बेंस अलग अलग तरह का है। वही चीज़ यहाँ पे भी है, जो ये डिस्टर्बेंस है ना, वो भी अलग अलग प्रकार के हैं। हालांकि मुख्यतः 4 होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को 2 समझ के स्तर से जानना चाहिए। एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बहुत कम है। पहला क्या हो सकता है कि एक हम डिस्टर्बेंस क्रिएट किए तो एक तरह का डिस्प्लेसमेंट हो गया, किस में? मीडियम के पार्टिकल में। यानी कि जो माध्यम है, माध्यम का जो कण है वो कुछ डिस्प्लेसमेंट शो कर सकता है। जैसे कि अभी हम रस्सी वाला एग्जाम्पल लिए तो ये काला पॉइंट क्या है? एक माध्यम का कण ही तो है, ये है ना। और जब हम इसमें एक झटका दिए, तरंग उत्पन्न करने का प्रयास किए, तो क्या एक कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा, इधर उधर हल्का फल्का हिला, जिसे हम ऑसिलेशन कह रहे हैं। तो एक तो इस तरह का डिस्टर्बेंस हो सकता है। सेकेंड जो डिस्टर्बेंस हो सकता है वो हो सकता है प्रेशर में। हम बोल रहे हैं और आप लोग सुन रहे हैं, तो हवा में क्या हो रहा है? प्रेशर चेंज हो रहा है, उसी से क्या है? साउंड वेव्स ट्रेवल कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्या तरंग में आप लोगों को किसी तरह का समस्या यहाँ पे तरंग के कॉन्सेप्ट में? चलिए, वेव जो होता है वह 2 प्रकार का होता है। एक होता है नॉन मैकेनिकल वेव और एक होता है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव कहने का मतलब वैसे तरंग जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, और नॉन मैकेनिकल वेव जिन्हें हम बोलचाल की भाषा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे वेव होते हैं जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती।
क्या आप लोग कुछ ऐसा सोच सकते हैं कि कोई ऐसा वेव जो बिना माध्यम के ही ट्रेवल कर जाए? लाइट, है ना, वैक्यूम में भी ट्रेवल करता है। तो लाइट एक तरह का क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कह सकते हैं। अभी उसको हम लोग डिटेल में सीखेंगे। पहले हम लोग आते हैं मैकेनिकल वेव पे। मैकेनिकल वेव का जो सबसे अच्छा परिभाषा क्या है वो कि यह इन तरंगों को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। मैकेनिकल वेव भी दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है ट्रांसवर्स वेव और दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? देखिए, फिर से हम लोग को रस्सी वाला ही एग्जाम्पल समझना होगा। ट्रांसवर्स वेव किसे कहते हैं? जैसे कि हम जब इसको झटका दे रहे हैं, तो जब झटका दिए तो एनर्जी मेरे इस हैंड से इस हैंड की तरफ आया, लेकिन जो झटका दिया ये रस्सी क्या है? मीडियम है उस तरंग के लिए। तो इसका जो कण है वो क्या कर रहा है? एक अप डाउन मूवमेंट कर रहा है, ओसिलेट कर रहा है। तरंग जो मीडियम है वो ओसिलेट कर रहा है और एनर्जी क्या हो रहा है? वो आगे की तरफ ट्रेवल कर रही है। तो अगर हम ट्रांसवर्स वेव में अगर हम इसका डायग्राम बनाने का प्रयास करें तो हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसवर्स वेव है उसमें जो तरंग है वह अगर हॉरिजॉन्टल गमन कर रहा है तो जो वेव जो मीडियम के कण हैं उनका मूवमेंट कैसा है? एक वर्टिकल एक्सिस में मूवमेंट है। यानी कि इसी को हम लोग कह सकते हैं कि ट्रांसवर्स वेव वैसे तरंग होते हैं जिनमें जो माध्यम के कण हैं वह ऊर्जा के गमन के जो दिशा है उसके पैरेलल उसके परपेंडिकुलर होते हैं। यानी कि इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर हम लोग लंबवत, है ना। यानी कि ट्रांसवर्स वेव वैसे वेव होते हैं जिनमें जो ऊर्जा का ट्रांसफर है और जो माध्यम का कण है उसका जो मूवमेंट है इन दोनों के बीच में कैसा होगा? 90 डिग्री का एंगल होगा। इसी को हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर। और दूसरे प्रकार के जो वेव होते हैं वह होते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैसे वेव होते हैं? यह वैसे तरंग होते हैं जिनमें ऊर्जा का ट्रेवल करने का दिशा और जो माध्यम के जो कण हैं उनका ट्रेवल करने का दिशा दोनों पैरेलल हो, यानी कि दोनों समानांतर हो, उसे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। समझ सकते हैं कि परिभाषा से उतना अच्छा समझ नहीं पा रहे हैं, तो चलिए हम कुछ लोग इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे हम ट्रांसवर्स वेव की अगर बात करें तो ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल करता है, वह करता है सॉलिड और लिक्विड के सतह पर, और हॉरिजॉन्टल वेव ट्रेवल करता है सॉलिड, लिक्विड और गैस, यह तीनों में ट्रेवल करता है। क्या आप लोग कभी देखे ट्रांसवर्स वेव को? मतलब इसके आप लोग प्रैक्टिकल कभी किए हैं? कभी किए होंगे इसका प्रैक्टिकल। कब? ध्यान दीजिए, जब आप लोग बच्चे होंगे और प्लास्टिक बॉल से खेलते होंगे तो क्या होता था कि खेलते खेलते प्लास्टिक बॉल तालाब में चला गया, खत्ता में चला गया, तो अब उसमें दो ऑप्शन आता होगा कि आप बॉल को निकालना है तो क्या करते होंगे? एक उपाय कि बड़ा पत्थर लेके कोना में पटके, उससे क्या होता कि तालाब में एक तरंग उठता, लहर, और बॉल किनारे लग जाता। तो क्या वैसा करने से बॉल निकलता था? नहीं निकलता था। तो हम लोग क्या करते थे? सीधे बॉल पे निशाना लगाते थे। क्लियर है? लेकिन एक आप लोग मूवी देखे होंगे, हमको लगता है सब लोग देखो, पूरा इंडिया का, हमको लगता है हर एक इंडियन उस मूवी को देखा होगा, सूर्यवंशम, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। सूर्यवंशम मूवी में एक सीन है जब वो हीरा ठाकुर जो नाम रहता है अमिताभ बच्चन का, और एक वो जो IAS ऑफिसर बन जाती है हीरोइन का तो नाम हमको नहीं मालूम है, तो वो बोलते हैं कि हम तुम्हें से शादी करेंगे नहीं तो हम डूब मरेंगे, ऐसा करती है ना। तो हीरा ठाकुर क्या करते हैं कि एक नदी के पास जाते हैं और जो डोंगा होता है पत्ता वाला, डोंगा समझते हैं ना, उसमें सब कुछ सिंदूर वगैरह रख के इसे भेज देते हैं। तो आप लोग जब पहला सिचुएशन में देखें कि आपका बॉल तो नहीं निकल रहा है तरंग से, लेकिन हीरा ठाकुर का सिंदूर पहुंच जा रहा है, तो क्या लगता है कुछ गलत दिखाया गया फिल्म में? साइंस का उल्लंघन किया गया?
क्या लगता है? नदी का वेग उसी तरफ होगा तो जा सकता है। हाँ, नहीं, उसमें नदी बह रही है ना, नदी बह रहा है यानी कि पानी बह रहा है, तो पानी एक क्या मॉलिक्यूल है, वो बह रहा है, तो किसी कण से चीज बह सकता है ना। लेकिन जब आप पत्थर मार रहे हैं पहला सिचुएशन में बॉल निकालने के लिए, तो आप सिर्फ एक लहर पैदा उत्पन्न कर रहे हैं, आप एक तरंग उत्पन्न कर रहे हैं। आप लोग बचपन में भी इसको देखे होंगे, कभी कभी क्या करते होंगे कि कागज का नाव बना लिए, और आप पहले तो, अब तो सड़क ठीक है, पहले तो और बड़े बड़े गड्ढे होते थे, तो बारिश में क्या होता था, गड्ढा में पानी जमा हो जाता था, और हम लोग उसको नाव को रख देते थे कि अब नाव चलेगा ऊपर, लेकिन नाव वही रहता था। लेकिन आप लोग चला लेते थे फूंक मार के, है ना, फूंक मार के चला लेते थे। तो क्या एक सिचुएशन क्या, पानी पैक है, स्टेबल है, और वो एक फ्लोइंग वाटर है। तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं करना कि नहीं नदी में तो नाव ट्रेवल करता, बाकी सब कुछ ट्रेवल कर जाते। नदी का कॉन्सेप्ट अलग है, वहाँ पे क्या फ्लोइंग वाटर, एक बहता हुआ पानी है। बहता हुआ पानी एक अलग बिहेव करता है, और एक स्टेबल वाटर है जहाँ पे हम कुछ पत्थर फेंक के या कुछ भी करके हम तरंग उत्पन्न कर रहे हैं, वह सिचुएशन थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो यही कहते हैं हम लोग ट्रांसवर्स वेव, कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में और लिक्विड के सतह पर ही ट्रेवल कर सकता है। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होता है वह सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रेवल कर सकता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या होगा, साउंड। साउंड सॉलिड में ट्रेवल करता है, साउंड लिक्विड में ट्रेवल करता है, और साउंड गैस में भी ट्रेवल करता है। जब आप लोग ट्रांसवर्स वेव का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये कुछ इस टाइप का होता है ना। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऊपर वाले को श्रिंक कहते हैं, या फिर इसी को हम लोग शीर्ष भी कहते हैं, और नीचे वाले को क्या कहते हैं हम लोग, गर्त कहते हैं। जब हम लॉन्गिट्यूडनल वेव देखते हैं तो उसको हम लोग इस टाइप का रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्प्रेशन, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेयरफैक्शन। तो अभी तक हम लोग वेव समझे, और मैकेनिकल वेव में हम लोग समझे मैकेनिकल वेव की परिभाषा, ट्रांसवर्स वेव के बारे में, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में, ये सब क्या होते हैं उनके परिभाषा को समझे। यहाँ तक किसी तरह का डाउट है? अगर यहाँ से आपसे कोई सवाल पूछा जाए इस टाइप का कि भूकंप किस टाइप का वेव है, ट्रांसवर्स वेव है कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, तो भूकंप एक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, ठीक है। अब हम लोग सीखेंगे नॉन मैकेनिकल वेव के बारे में, जिसे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वैसे तरंगों कहते हैं जिनके गमन के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में आपको ये ध्यान रखना होगा कि मात्र 7 ही तरह के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं। कौन कौन से? RMI, VUX, Y। किसी किसी पुस्तक में आपको कॉस्मिक रेज भी मिल सकता है, लेकिन अभी साइंटिस्ट इस पर सभी तरह से सहमत नहीं है, तो उसकी अभी हमें आवश्यकता नहीं है। जब हम कहते हैं RMI, VUX, Y, इसका मतलब क्या? ये कौन सा वेव है? R मतलब रेडियो वेव, M मतलब माइक्रोवेव, I मतलब इंफ्रारेड, V मतलब विजिबल रे, U मतलब अल्ट्रावायलेट, X मतलब और Y मतलब गामा रे। रेडियो वेव के खोजकर्ता मार्कोनी। याद रखने का तरीका बता चुके हैं पहले ही, क्या है? रेडियो है, अब झापड़ से मारने से काम नहीं चाहिए, उसको कोहनी से एकदम कुछ के थकुच के उसको मार देना है। तो रेडियो वेव के मार्कोनी, माइक्रोवेव के हर्ट्ज, इंफ्रारेड के विलियम हर्सल, विजिबल रे के तो न्यूटन महाराज हैं ही, अल्ट्रावायलेट के यू सिखाए थे ना, UV, यू ज़्यादा टर करेगा तो हो गया रीटर, और एक्सरे का रुंटगेन या फिर रुंजन,
आपको दोनों में नाम मिल सकते हैं। और गामा रे का विलियम बेकबेरल। तो ये सब खोजकर्ता के नाम आपको कंठस्थ होने चाहिए कॉम्पिटिटिव लेवल के लिए। लेकिन आपको इनके जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको भी जानना चाहिए। रेडियो वेव का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? टीवी में, रेडियो ही नाम है ना, तो रेडियो में करते हैं इसका प्रयोग और टीवी में करते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको ऐसे पूछ दिया जाए कि रेडियो या टीवी में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करते हैं, और उसमें अगर सिर्फ रेडियो वेव दिया रहे तो ठीक है। लेकिन रेडियो वेव भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है शॉर्ट रेडियो वेव और एक होता है लॉन्ग रेडियो वेव। तो अगर इन दोनों का ऑप्शन दे दिया जाए तो सही आंसर क्या हो जाएगा? लॉन्ग रेडियो वेव। यानी कि रेडियो या टीवी के प्रसारण के लिए हम लोग लॉन्ग रेडियो वेव का प्रयोग करते हैं। एक और चीज़ में इसका प्रयोग करते हैं रेडियो वेव का, रडार आप लोग सुने हैं, क्या होता है उसका? रडार डिटेक्शन एंड रेंजिंग, है ना। रडार को क्या कहते हैं हम लोग? रेडियो, वो रेडियो वेव के ही सिद्धांत पर काम करता है रडार, जितने भी कार्य करते हैं। दूसरा क्या है हमारा? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का प्रयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो सबसे पहले माइक्रोवेव ओवन आप लोगों ने सुना होगा, है ना। और इसका हम लोग प्रयोग करते हैं रिमोट वगैरह में, टीवी के रिमोट, किसी भी चीज़ का रिमोट। आप लोग माइक्रोवेव को चाहे तो देख भी सकते हैं। तो आप लोग देखें वो जो पिंक पिंक जो ब्लिंक कर रहा है वो क्या है? वो माइक्रोवेव ही है, ठीक है। माइक्रोवेव के सिद्धांत पे माइक्रोवेव ओवन हो गया, टीवी का रिमोट हो गया, सेट टॉप बॉक्स का रिमोट हो गया, एसी का रिमोट, सब कुछ इसी पे कार्य करता है। इंफ्रारेड का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? आप लोग पबजी वगैरह खेले होंगे तो उसमें एक आता है नाइट विजन कैमरा। तो नाइट विजन कैमरा क्या करता है? इसे इंफ्रारेड के सिद्धांत पे कार्य करता है ना। मिलिट्री वगैरह भी इसे यूज़ करती है। इंफ्रारेड का प्रयोग आप लोग देखे होंगे, कैसे भोज यूज होता है ठंडा का मौसम में, तो सब बूढ़ा बुजुर्ग क्या करते हैं, जहाँ पे बन रहा है वहाँ पे चारों तरफ अपना अरे बाप रे बाप बहुत गर्मी करते रहते हैं। तो वो क्या इंफ्रारेड ही है। सेकने में, सेकाई में, यही क्वेश्चन पिछले बार बीपीएससी में पूछा गया था। कैसे कहीं चोट लग गया तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि गर्म पानी करके सेकिए, तो वो क्या इंफ्रारेड का प्रयोग करने को कह रहे हैं। उसमें जो उष्मा का ट्रांसफ़र हो रहा है वो इंफ्रारेड के द्वारा ही हो रहा है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि इंफ्रारेड का प्रयोग इलाज वगैरह में भी थोड़ा थोड़ा किया जाता है। विजुअल रे जानते हैं, जो हम लोग जितना भी कुछ देख रहे हैं सब क्या है? विजुअल रे ही है। अल्ट्रावायलेट रे का प्रयोग कीटाणु मारने में करते हैं, बैक्टीरिया को मारने में, जब हाँ पुराने दस्तावेजों को पढ़ने में भी करते हैं। अभी जब कोरोना का हाइप चल रहा था अभी पिछले साल बहुत ज़्यादा, तो DRDO ने एक ऐसा मशीन बनाया, उसमें क्या कर मतलब वो मशीन अल्ट्रावायलेट रेज को ही एमिट करता था। तो रूम में रख दीजिए और रूम पैक कर दीजिए पूरा, आदमी सब बाहर, और वो एक अल्ट्रावायलेट रेज निकलेगा और जितना भी रूम में कोरोना और बाकी जितना भी बैक्टीरिया होगा सबको ख़त्म कर देगा। तो अल्ट्रावायलेट का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? बैक्टीरिया को मारने में, पुराने डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में। एक्सरे का प्रयोग, हड्डी टूट गया जांच कीजिए तो एक्सरे मशीन जाते हैं, तो वहाँ पे एक्सरे का प्रयोग करते हैं। और इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? सुरक्षा जांच में, एयरपोर्ट पे जाते हैं, अब तो रेलवे स्टेशन में भी लग गया है ना। बैग डालिए फिर उधर से निकलता है, तो बीच में मशीन क्या करता है? वो एक्सरे पे ही काम करता है। गामा रे का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं? कैंसर के उपचार में करते हैं। इसका एक और अच्छा प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम रेडियो एक्टिविटी को अटेन करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो आपको बेसिकली तरंग से जो अधिकतर प्रश्न पूछे जाते हैं वो इसी एप्लीकेशन से ही पूछे जाते हैं। अभी हम लोग इतना चर्चा किए ना, पिछले बार बीपीएससी में सिर्फ इस सेक्शन से, एप्लीकेशन से 2 सवाल पूछे गए थे। एक तो इंफ्रारेड का पूछा गया था और एक कैंसर का इलाज पूछा गया था। हो सके वो कुछ और पूछ दे, अगला बार आपको सुरक्षा जांच करवा दे या बैक्टीरिया मारने वाला दिल दे, है ना। तो इन सभी चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखना होगा एज इट इज। ये जो आपको दिख रहा है रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे और गामा रे, आप जैसे जैसे गामा से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते जाएंगे तो आपका जो वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? लैम्डा से। आपका वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा, यानी कि एक्सरे से ज़्यादा वेवलेंथ किसका होगा? अल्ट्रावायलेट रेज का होगा।
लेकिन जैसे जैसे आप रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ आते जाएंगे तो जो फ्रीक्वेंसी है वह बढ़ता चला जाएगा। यानी कि माइक्रोवेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? इंफ्रारेड का। ये क्लियर है? तो आपको इसी में सवाल पूछ सकता है। सवाल इस टाइप का हो सके आपको दे दे कि निम्नलिखित में से किस तरंग का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, और उसमें आपको ऑप्शन दे दिया जाए रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड और विजिबल रे। तो वो तो अभी ना लग रहा है विजिबल रे, एग्जाम में लगा कि बाप रे हम सबका फ्रीक्वेंसी रटे हैं, इसको हमको भाई दरोगा लेना है कि इसको अथी लेना है, साइंटिस्ट लेना है। तो क्या बस ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट पे वो आप आंसर बना सकते हैं। जैसे जैसे हम रेडियो वेव से लेकर गामा वेव की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ता चला जाएगा। ये एन और न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। और जैसे जैसे हम गामा से रेडियो वेव की तरफ ट्रेवल करेंगे तो वैसे वैसे हमारा वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ पे एक आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी होता क्या है। इसके बाद हम लोग चर्चा ही नहीं की। वेवलेंथ क्या होता है? इसमें खुद ही कह रहा है चिल्ला चिल्ला के कि वेवलेंथ, वेव का लेंथ, वेव की लंबाई। अब यहाँ वेव हम लोग देखें तो दो तरह का वेव को हम लोग चर्चा किए थे, एक ट्रांसवर्स वेव और एक लॉन्गिट्यूडनल वेव। ट्रांसवर्स वेव का जो हम डायग्राम बनाए थे वो कुछ हम लोग इस टाइप का बनाए थे, है ना। तो एक साइकिल, यानी कि यहां से लेकर यहां तक क्या कहते हैं? इसको एक साइकिल कहते हैं हम लोग। इसको हम लोग कहते हैं एक साइकिल। एक साइकिल कहने का मतलब आप लोग बचपन में झूला झूले होंगे, तो मान लीजिए अब झूला झूलना है तो 5-5 बार का हुआ कि भाई 5-5 बार झूला झूलेंगे। तो कैसे? 1 2 3 4 5 ऐसे झूलते थे झूला? नहीं। तो कैसे झूलते थे? 1 2 3, है ना, ऐसे झूलते थे कि पूरा एक चक्कर हुआ तब हुआ एक। तो वही यहाँ पे है ना। और जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो ये जो सबसे ऊंचा पॉइंट है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं? श्रिंग, या फिर इसी को हम लोग शीर्ष भी कहते हैं। और जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। और ये क्या? इसका एक मीन पोजीशन है। ये जो लंबाई है इसको हम लोग क्या कहते हैं? आयाम, या फिर इसी को हम लोग कहते हैं एम्पलीट्यूड। यहां तक क्लियर है? तो यह भी श्रिंग और यह भी क्या होगा? यह भी श्रिंग ही होगा। तो दो श्रिंग और एक गर्त, दो श्रिंग और एक गर्त, या फिर अगर हम इसको ऐसे नीचे ले जाते तो हम ऐसा कह सकते थे कि दो गर्त और एक श्रिंग, दोनों एक ही बात है। इसके बीच की जो दूरी होती है उसी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं। इसी को हम लोग वेव लेंथ कहते हैं, हिंदी में इसको तरंग दैर्घ्य कहते हैं। तो वेवलेंथ क्या होता है? दो श्रिंग और एक गर्त के बीच की दूरी, या फिर दो गर्त या एक श्रिंग के बीच की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो ये तो हम लोग ट्रांसवर्स वेव में देखें। लॉन्गिट्यूडनल वेव को जो हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वह कुछ ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसमें कैसे बता सकते हैं कि वेवलेंथ क्या है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में इसको क्या कहते हैं हम लोग? इसको कहते हैं कॉम्प्रेशन, यानी कि हिंदी में इसको शायद कहते हैं संपीड़न, है ना। और इसको क्या कहते हैं? रेयरफैक्शन। इस चीज को हम लोग कहते हैं रेयरफैक्शन, यानी कि विरलन। थोड़ा सा हिंदी में शायद उल्टा भी हो सकता है, लेकिन इंग्लिश सही है। तो दो संपीड़न यानी कि दो कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन, दो कंप्रेशन और एक रेयरफैक्शन जो है, इस दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वेवलेंथ कहते हैं। किस दूरी को कहते हैं? ये क्या है? एक कंप्रेशन हुआ, एक रेयरफैक्शन हुआ, और ये फिर से एक और कंप्रेशन हो गया। तो यहां से लेकर यहां तक की दूरी को हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। किसमें? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। या फिर इसका वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, दो रेयरफैक्शन और एक कंप्रेशन, इस दूरी को भी हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। तो वेवलेंथ आप लोगों को क्लियर है। लेकिन जब वेवलेंथ खुद कह रहा है कि मैं एक लेंथ हूं, तो इसका एसआई मात्रक क्या होना चाहिए? तो इसका एसआई मात्रक होगा मीटर।
लेकिन क्या वेवलेंथ को मीटर में नापना सही रहेगा? तो इसके लिए एक और यूनिट का हम लोग प्रयोग करते हैं, एंगस्ट्रम। अगर आपको एग्जाम में ऐसा पूछा जाए कि वेवलेंथ का ऐसा मात्रक है, तब तो मीटर ही होगा आंसर। लेकिन ऐसा पूछा जाए कि वेवलेंथ का मात्रक है, सिर्फ ऐसा दिया रहे और ऑप्शन में आपको मीटर भी दिया रहे और ऑप्शन में आपको एंगस्ट्रम भी दिया रहे। एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। और बीपीएससी के हिसाब से ऑप्शन ई भी दिया रहे, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ई हो जाएगा। क्लियर है आपको वेवलेंथ? एक और टर्म यहाँ पे आप लोग देखे थे, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1 सेकेंड में कितना बार दोलन करेगा, इसी को हम लोग कहते हैं फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? हर्ट्ज से। इसका ये सिंपल है, HZ इसका सिंबल है। आप लोग देखे होंगे, अगर आप इन्वर्टर के पीछे देखिएगा तो वहाँ पे लिखा रहेगा ऐसे करके 50 हर्ट्ज, है ना। हो सके 60 भी लिखा रहे, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में आपको मिल जाएगा, चार्जर वगैरह में इसमें मिल जाएगा। तो ये क्या? उसी फ्रीक्वेंसी को बताता है। मतलब ये क्या है? यह एक दोलन है। यहाँ से जो यहाँ आया ना, इसको क्या कहेंगे हम लोग? एक दोलन। यह एक दोलन है। और अगर हम 50 हर्ट्ज कर रहे हैं तो यानी कि 1 सेकेंड में कितना बार होगा? 50 बार होगा। तो फ्रीक्वेंसी का भी कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक और टर्मिनोलॉजी यहीं पे सीख लेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक दोलन करने में लगा समय, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो दोलन हुआ, इसमें जो समय लगा उसी को हम लोग टाइम पीरियड कहते हैं। ये हम लोग ट्रांसवर्स वे में देख रहे हैं, ऐसा ही यहाँ पे लॉन्गिट्यूडनल वे में भी होगा। यहाँ तक किसी तरह का दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है। टाइम पीरियड बराबर 1/n, यानी कि 1 फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बराबर 1 टाइम पीरियड, ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं n × t = 1? क्लियर है? तो हमेशा फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम पीरियड हमेशा क्या होगा? 1 होगा। ठीक है। इसमें हो सके आपको सवाल कंफ्यूज करने के लिए थोड़ा सा गूगली टाइप का फेंक दे कि किसी तरंग का फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज है, तो फ्रीक्वेंसी और उसके टाइम पीरियड का, यानी कि उसके फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का गुणनफल होगा। उसमें ऑप्शन दिया रहेगा, तो ऑलवेज 1 होगा। क्लियर है? यहाँ पे एक और आप लोग फॉर्मूला सुने होंगे, वेग बराबर दूरी बट्टे समय। यहाँ पे दूरी क्या है हम लोग का? लेमडा है दूरी। वेवलेंथ वो क्या है? एक दूरी ही तो है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे वेवलेंथ डबल डिवाइडेड बाई समय। समय यहाँ पे क्या है? 1/n। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1/n। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वेग बराबर लेमडा इंटू n। ये एक फॉर्मूला हो गया। तो यह तो आप लोग डिटेल कोर्स में बार बार पढ़ चुके हैं और यहाँ पे आप लोग क्रैश कोर्स के माध्यम से इसको समझ लिए। अब हम लोग कुछ प्रश्न यहाँ पे बनाने का प्रयास करेंगे और देखते हैं कि आप लोग कितने प्रश्न बना पाते हैं। मेरे पास यहाँ पे कितने प्रश्न हैं? 12 प्रश्न है। 12 में से अगर 7 से अधिक कोई बनाते हैं तो उनको चॉकलेट इनाम के रूप में दिया जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो पहले एक बहुत ही आसान प्रश्न पूछते हैं। सवाल है, यदि ध्वनि तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है, वेग कितना दिया हुआ है आपको? 330 मीटर पर सेकेंड है, तथा आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी कितना दिया हुआ है? 550 हर्ट्ज। तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य क्या होगी? एक बार फिर से सवाल हम पढ़ देते हैं। यदि ध्वनि तरंग की चाल 330 मीटर पर सेकेंड है तथा आवृत्ति 550 हर्ट्ज है, तो ध्वनि की तरंग दैर्ध्य क्या होगी?
समय चाहिए 3/5। 3/5 कितना होगा? 0.6। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे सही जवाब है। फिजिक्स में न्यूमेरिकल काफ़ी आसान है, कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले तो जो डाटा दिया हुआ है, मतलब जिन लोगों को अगर थोड़ा सा तकलीफ होता है, खासकर आर्ट्स और अगर कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले जो आपको दिया हुआ डाटा सिर्फ उसको सामने लिख लेना है, इतना तो कर सकते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है क्या, वेग हमको कितना दिया हुआ है, वेलोसिटी बराबर 330 मीटर पर सेकेंड, ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी हमको कितना दिया हुआ है, 550 हर्ट्ज, और हमसे क्या पूछा यहाँ पे, लेमडा पूछा है। तो इतना तो हम लोग लिख सकते, कोई भी साइंस बैकग्राउंड का ना हो, एकदम साइंस उसका भयंकर दुश्मनी हो, वो लिख सकता है इस बात को। इतना लिखने के बाद आपको अगला स्टेप क्या करना है कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है हमारे पास जिसमें ये तीनों आ जाए। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, V = n लेमडा। बस प्रॉब्लम खत्म। सबका क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। यहाँ पे 330, यहाँ पे 550, लेमडा ये हो जाएगा 330/550 = लेमडा, गया 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 3/5, और ये आ जाएगा 0.6 मीटर। क्या आएगा, 0.6 मीटर। यूनिट मस्ट है। अगर आप 0.6 कह रहे तो यह आंसर आधा ही सही हुआ, जो पूरा सही होगा वो क्या होगा, 0.6 मीटर। तो इसका आप लोग ध्यान वहाँ पे देंगे। ठीक है, चलिए अच्छा आप लोग बनाए। एक और प्रश्न पूछ लेते हैं तब फिर इसी टाइप का। बिजली चमक के 5 सेकेंड के बाद गर्जन सुनाई देता है, हम नहीं लिख रहे यहाँ पे, तो बादल की दूरी ज्ञात करें। बिजली चमक के 5 सेकेंड के बाद गर्जन सुनाई पड़ता है, तो बादल की दूरी ज्ञात करें। 15 × 10⁸ आपको पता है लाइट का स्पीड कितना है, आप इसको लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा दूर भेज दिए इसको। तो यानी कि 1 सेकेंड में लाइट जितना ट्रेवल करेगा आप उससे भी ज़्यादा दूर बादल को भेज दिए। अगर इसको कॉमन सेंस के हिसाब से देखा जाए तो पता नहीं किस प्लेनेट पे जाके पड़ेगा। कितना रहा आपका, 6 × 10⁻⁷। ठीक है, चलिए। नहीं तो फिजिक्स में बड़े बड़े नंबर आ रहे तो अच्छी बात है। अरे कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे इसको समझने का प्रयास करते हैं। क्या है, बिजली चमक के 5 सेकेंड के बाद, ये दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि टाइम हमको कितना दिया हुआ है, 5 सेकेंड, और हम लोग जानते हैं कि टाइम होता है 1/n। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं t = 1/5, और ये 1/5 क्या है हम लोग का, n है, न्यू, जिसको हम लोग कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या दिया है कि बाद गर्जन सुनाई देता है, मतलब इससे साबित हो रहा है कि आदमी बहरा नहीं है। उसके बाद क्या है, तो बादल की दूरी ज्ञात करें। इसमें एक चीज़ नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो चीज़ गौण रूप से यहाँ पे छुपा, वो क्या, वेग। किसका वेग, ध्वनि का वेग। तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन के लिए ध्वनि का वेग कितना मानेंगे, v = 330 मीटर पर सेकेंड। और अब आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, तो बादल की दूरी ज्ञात करें। तो क्या ये हो जाएगा आप लोग को पता, 330 मीटर पर सेकंड। हाँ उतना ही स्पीड है, स्पीड 330 मीटर पर सेकेंड है। ठीक से बनाइए, 1650 मीटर। क्लियर है, तो बन गया। अच्छा, माइंड रिफ्रेशिंग। लेकिन और भी सवाल है, चलिए एक और सवाल तो हम लोग से पूछते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। अब क्वेश्चन आप लोग को भी क्लियर दिख रहा होगा।
लेकिन हम प्रयास किए कि आंसर पहले आप लोग को ना बताया जाए। सवाल क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ऑप्शन ए प्रकाश, ऑप्शन बी ऊष्मा, ऑप्शन सी ध्वनि और ऑप्शन डी एक्सरे। क्या होगा इसका सही जवाब? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। प्रकाश, ऊष्मा, ध्वनि या एक्सरे? ऊष्मा। आप लोग का ऊष्मा है आंसर? ध्वनि। ऊष्मा मतलब क्या? इंफ्रारेड। इंफ्रारेड ही तो ऊष्मा है। प्रकाश तो विजिबल, वो तो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ऊष्मा इंफ्रारेड, ध्वनि यानी कि साउंड, और एक्सरे तो जानते हैं हम लोग। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ध्वनि, यानी कि सी ध्वनि। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है अल्फा, बीटा, गामा और ऑप्शन डी सभी। अल्फा और गामा सब? अल्फा गामा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या याद करवाए थे? आर एम आई वी यू एक्स वाई, तो गामा है ना। इस सवाल को इसी के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है क्योंकि लोगों को लगता है कि गामा तो अल्फा बीटा तो पीछे पीछे होगा, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ गामा, अल्फा बीटा नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसका वेवलेंथ अधिक है? ऑप्शन में क्या है, एक्स वेव, बैगनी, लाल और माइक्रोवेव। किसका वेवलेंथ अधिक है? किसका वेवलेंथ अधिक है? अभी बताए थे ना, आर एम आई वी यू एक्स वाई, और जैसे जैसे हम गामा से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते चले जाएंगे तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा, है ना। तो बैगनी और लाल क्या है, वो विजिबल में है ना। लाल इसलिए दिया गया क्योंकि लोग तो लाल मतलब ज़्यादा, तो गूगली टाइप का ये क्वेश्चन है। और एक्स वेव और माइक्रोवेव, तो माइक्रोवेव इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? आप लोगों को डायग्राम याद है, आर एम आई वी एक्स वाई, और जैसे हम गामा वेव से रेडियो वेव की तरफ बढ़ते चलेंगे तो हमारा वेवलेंथ बढ़ता चला जाएगा, और अगर उल्टा चलेंगे तो हमारा फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, है ना। रेडियो वेव से गामा वेव की तरफ चलेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। हो सके हम इसी सवाल को थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें, ऑप्शन यही है, पूछा जाए कि किसका फ्रीक्वेंसी अधिक होगा, तो उसमें सही जवाब क्या होगा? एक्स वेव होगा। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। इसमें क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। ऑप्शन ए में ऊष्मीय तरंग, ऑप्शन बी प्रकाशीय तरंग, जल के सतह पर उत्पन्न तरंग, और ऑप्शन डी गामा तरंग, या ऑप्शन ई जल के सतह पर उत्पन्न तरंग। हम लोग सीख चुके हैं, जो जल के सतह पर तरंग उत्पन्न होता है वो क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। जल के सतह पर जो तरंग उत्पन्न हो रहा है वो क्या है, एक ट्रांसवर्स वेव है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी के सतह के अंदर का जल किसके कारण गर्म होता है? ऑप्शन ए इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, गामा और विजिबल रे। इंफ्रारेड, ठीक है, तो ये आप लोग का सही आंसर है। इसका सही जवाब होगा ए इंफ्रारेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश है, यानी कि लाइट है। ए में पूछा है ट्रांसवर्स वेव, बी में पूछा है लॉन्गिट्यूडनल वेव, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, डी इंफ्रारेड और ई नन ऑफ द अबव मोर देन वन। मोर देन वन, मोर देन वन मतलब कौन कौन सा आपको लग रहा है इसमें? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ही है, लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का गमन करने का तरीका है वो कैसा है, वो ट्रांसवर्स वेव की तरह है। यानी कि जो हम बताए थे ना, ऐसे लहरियाँ मार के अप डाउन मूवमेंट, वैसा होता है। ये एक गमन करने का तरीका है। तो लाइट एक ट्रांसवर्स वेव भी है और लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छे लेवल का है। तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। हाँ, अगर ऑप्शन में आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं रहता तो ट्रांसवर्स वेव हो जाता। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, यह जरूरी नहीं कि सारे, मतलब अगर कोई ट्रांसवर्स वेव है तो वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो ही हो। हाँ, हर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स वेव हो सकता है, लेकिन हर ट्रांसवर्स वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक?
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोजन बनाने के लिए प्रयोग हो सकता है। चलिए, तो खाने पीने का बात हो गया। माइक्रोवेव ओवन, किसका वेग सबसे कम है? एक्सरे, रेडियो वेव, विजुअल या साउंड? साउंड वेव। अच्छा, साउंड को हटा दे तो किसका वेग सबसे कम है? ऑप्शन में आपका एक्सरे, रेडियो वेव और विजुअल। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम लोग पढ़ रहे थे तो क्या पढ़े थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कितना होता है? लाइट की स्पीड के बराबर होता है। यानी कि चाहे एक्सरे हो, रेडियो वेव हो या विजिबल हो, सबका स्पीड बराबर है। क्लियर है? सबका स्पीड बराबर है। सारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होता है। जब किसी तालाब में पत्थर फेंका जाए तब तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। पृष्ठ मतलब उसके सतह पर, ट्रांसवर्स वेव। डैश तरंग में माध्यम के कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर गति करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे भाषा, कठिन भाषा का प्रयोग किया गया है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि डैश तरंग में माध्यम के कण, जो माध्यम का कण है वह अपनी माध्य स्थिति पर तरंग संचरण की दिशा के समानांतर यानी कि पैरेलल गमन करते हैं। तो किसमें करता है? लॉन्गिट्यूडनल वेव में। क्लियर है? तो हम लोग यहाँ पे वेव को पढ़े और यहाँ पे हम लोग कुछ प्रश्न भी बनाने का प्रयास किए। अब हमको लगता है कि आप लोग का वेव कंप्लीट हो चुका है। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग साउंड को स्टार्ट करेंगे। आज के लिए क्लास यहीं पे समाप्त होता है।